तो बच्चों इस सेशन में अपने क्वेश्चन एंड आंसर के दी क्वेश्चन नंबर 181 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 181, which one of the following is an example of hormone releasing IUD? IUD 3 टाइप्स की हैं. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिन्हें यूटेरस में डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस के वाया इम्प्लांट किया जाता है, अटैच किया जाता है. हार्मोन रिलीजिंग में एनसीईआरटी ने दे रखा है LNG-20 प्रोजेस्टेसर्ट. नॉन मेडिकेटेड में एनसीईआरटी ने दे रखा है लिपिस्लूप और कॉपर रिलीजिंग में दे रखा है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के वाया हम लोगों के ऑन टर्म है. क्वेश्चन क्या है? हार्मोन रिलीजिंग LNG-20, लेवोनॉर्जेस्ट्राइड 20 और दूसरा एनसीईआरटी ने कौन सा दे रखा है? प्रोजेस्टेसर्ट. कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 ये तीनों ही हैं कॉपर रिलीजिंग. और नॉन मेडिकेटेड जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वो कौन सा है? लिपिस्लूप. ये सब एक को याद होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए. तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 182 जो कि सेल डिवीजन से पूछा गया है. सेल डिवीजन से पूछा गया है और सिंपल सेल साइकिल से बात करी गई है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है. आपको अच्छी तरीके से पता है जो सेल साइकिल होती है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है. G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज. G1 जो कि एक बहुत रिलैक्सिंग फेज है या हम बोलते हैं G1S G2 दैट इज टोटल इंटरफेज. तो अगर हम बात करें G1 फेज तो वहां पर तो जितने भी सेल ऑर्गेनील्स है वो सब डबल वगैरह हो जाते हैं. S फेज तो S फेज भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली S फेज और लेट S फेज. जो अर्ली S फेज है जहां पर यूक्रोमेटिन सिंथेसाइज होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, काइनेटोकोर फॉर्म होता है, जबकि लेट S फेज जहां पर हेट्रोक्रोमेटिन सिंथेसाइज होता है और साथ ही साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है. तो हमारा क्वेश्चन वही पूछा गया है कि सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग. तो अगर बेस्ट आंसर इसका चेक करें तो दैट इज लेट एस फेज, पर यहां तो ऐसा ऑप्शन दे नहीं रखा, सो दैट एस फेज इज करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि which of the following RNA is not required for the synthesis of protein. मतलब once again बात हो रही है molecular basis of inheritance जिसमें हमको अच्छी तरीके से पता है ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए मॉलिक्यूल जो कि डबल स्ट्रैंडेड इंटैक्ट मॉलिक्यूल होता है आरएनए का जो कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स का बना हुआ होता है. तो इस वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. बाकी सब मैसेंजर आरएनए जो कि बेसिकली प्रोटीन फॉर्म करने में मेन है, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाएगा जो अल्टीमेटली प्रोटीन फैक्ट्री है, और ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को कैरी करने का काम, वो अमीनो एसिड को पकड़ के साइटोप्लाज्म से लाएगा कहां तक? राइबोसोम की पी साइट तक. तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 184 जो सिंपल जेनेटिक्स से रिलेट करता है. इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया. अगर हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन दैट इज HbA. अगर कोई व्यक्ति सिकल सेल एनीमिक है दैट इज HbS. और अगर कोई व्यक्ति कैरियर है दैट इज HbS. तो इन्होंने बोला कि दो कैरियर के बीच में मेल और फीमेल दोनों कैरियर है और सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. तो HbA-HbS क्रॉस विद HbA-HbS. तो आपके सामने क्या आएगा? HbA-HbA जो कि नॉर्मल है, दो हेटेरोजाइगस आएंगे HbA-HbS. ये दोनों हेटेरोजाइगस मतलब नॉर्मल कैरियर है, और लास्ट वाला आएगा HbS. तो आउट ऑफ 4 केवल 25% है जो अफेक्टेड है. तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं. वो पूछा है कि अगर मेल और फीमेल दोनों हेटेरोजाइगस सिकल सेल एनीमिया के लिए
तो व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी वुड बी डिजीज? अभी आपके सामने निकाल के दिखाया, आंसर इज 25%. ओके, The next question that is from respiration. Respiration से एक और सेम क्वेश्चन ऐसा ही पूछ चुके हैं जो टेबल से पूछा गया है एक बार फिर से. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के लेवल पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्विलाई के लेवल पे, और हम लोगों को याद होना चाहिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन से रिलेट करके सोचो इस बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि हमें मालूम है 2021 अगर किसी चीज के लिए याद किया जाएगा तो वो ऑक्सीजन है, और नीट ने भी 2 से 3 क्वेश्चन ऑक्सीजन से रिलेट करके रेस्पिरेशन से पूछ लिया है. Select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli. Alveoli लेवल पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन तो तभी फॉर्म होगा जब पार्शियल प्रेशर हाई होगा. हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर सेकंड में भी दे रखा है, फोर्थ में भी दे रखा है. पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए क्योंकि जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम, और अगर हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो नेचुरली टेम्परेचर भी कम होगा. मतलब फेवरेबल कंडीशन तब होगी जब ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा और बाकी सब कम होंगे. तो बेस्ट आंसर क्या है? सेकंड. फोर्थ वाला रीड कर लो जिसके साथ कंफ्यूजन हो रहा था. ये दोनों तो कभी एक साथ हाई हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया. तो इस तरह से आपको एलिमिनेट करना, कंफ्यूज नहीं होना है. तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 186 जो कि इकोलॉजी से पूछा गया है. आपको पता है चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट मैच करना है. एलेन्स रूल आपको याद होगा, अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जो भी एनिमल्स बेसिकली वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं उनमें उनका बॉडी साइज जो होता है, बॉडी साइज के कंपैरिजन में ईयर का साइज वो रिलेटिवली क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है. तो ऐसा बेसिकली देखने को मिलता है पोलर सील्स में. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. आपको पता है कंगारू रेट वगैरह जो होता है वो अपनी यूरिन को सॉलिडिफाई कर लेता है, वो मेटाबॉलिज्म में ज्यादा पानी ड्रिंक नहीं करता क्योंकि जो सीड्स वगैरह वो खाता है उसी से वाटर उसकी बॉडी में पहुंच जाता है. तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन दैट इज कंगारू रेट. थर्ड इज बिहेवियरल अडेप्टेशन. आपको पता है अपनी बुक में दे रखा है डेजर्ट लिजर्ड का केस कि जब भी बाहर की तरफ सनलाइट ज्यादा होती है तो वो थोड़ा सा शेड में चली जाती है, और जब बाहर क्लाउडी हो, वेदर हो, तो ठंडक हो, तो वो अपने बिल से बाहर निकल करके सन में आ जाती है ताकि हीट को एब्जॉर्ब कर सके. तो दैट इज बिहेवियरल अडेप्टेशन, डेजर्ट लिजर्ड. और लास्ट है बायोकेमिकल अडेप्टेशन जो कि फिशेस में देखने को मिलती है. सो दैट आप पहले मैच करा लीजिए, उसके बाद करेक्ट आंसर देखिए. तो आंसर इज फोर्थ. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 187 फ्रॉम एवोल्यूशन. इकोलॉजी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो एवोल्यूशन से डाल रहा है. कंसेप्ट क्या है यहाँ पे यूज कर रहा है? हमें डार्विनिज्म, लैमार्किज्म और जो मॉडर्न थ्योरी है एवोल्यूशन की वो क्लियर होनी चाहिए. एडेप्टिव रेडिएशन पहला कंसेप्ट आ रहा. एनसीईआरटी ने एडेप्टिव रेडिएशन को डिफाइन कर रखा है कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाना. दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन. ऑप्शन मैच कराते हैं एडेप्टिव रेडिएशन का. डार्विन ने जिसके बारे में बात करी है दैट इज डार्विन फिंचेस. डार्विन भाई साहब क्योंकि साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइलैंड गए थे जहां पर उन्होंने बर्ड्स की डिफरेंट वैरायटी देखी, उनके बीक पैटर्न अलग अलग थे. That is defined as Darwin's birds or it is called as Darwin finches. Darwin को ऑनर देने के लिए Darwin finches. Adaptive radiation. Second is convergent evolution. Convergent evolution बच्चों अलग अलग फाइलम, अलग अलग क्लास को बिलोंग कर रहा है, बट दे आर शोइंग द सेम फंक्शन. जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम करे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. मैच कराते हैं wings of butterfly and bird. Butterfly phylum Arthropoda, birds mammalia, apes sorry mammalia नहीं, किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं? apes, phylum Chordata. तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का wings of butterfly and birds. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का डायग्राम दे रखा है कि किस तरह से मैन और व्हेल के जो फोर लिम्ब्स है वो इसके एग्जांपल है. फोर लिम्ब्स ह्यूमरस, रेडियस अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस. फोर लिम्ब में व्हेल में भी यही बोन प्रेजेंट है, ह्यूमन में भी यही बोन प्रेजेंट है, बट
दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, सो दिस इज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ऐसा एवोल्यूशन जो हमारे आपके इंटरफेरेंस के कारण हो, नेचर में ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण अगर चेंजेस आए। ऑप्शन इज selection of resistant varieties due to excessive use of herbicide and pesticides। इतना herbicide और pesticide हम और आप यूज कर रहे हैं क्या वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं तो करते किसी केमिकल के लिए, ये हमारे आपके एक्सेसिव यूज के कारण है। सो इस तरह से आप इसे मैच करा सकते हैं एंड द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेट करके दे रखा है। क्या क्वेश्चन है, इसे रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 को। विच ऑफ दीज इज नॉट को ऐसे कवर करते हैं एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। पार्चुरेशन का मतलब है बेबी बर्थ। जब बेबी बॉर्न हो रहा है, बेबी की डिलीवरी हो रही है, उसके लिए इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का रिलीज होना क्या इंपॉर्टेंट है? सोचते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में क्या क्या पता है। प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड से मिल्क की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन का लेवल प्रेगनेंसी के समय फीमेल में ज़्यादा होता है, पार्चुरेशन के समय भी प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा रहता है, लेकिन पार्चुरेशन को ये डिसाइड करे ये ऐसा नहीं है। ज़्यादा होता है लेकिन ये डिसाइड नहीं करता पार्चुरेशन के प्रोसेस को। बेबी के बॉर्न होने से पहले, बेबी के बॉर्न होने के बाद, इवन ड्यूरिंग द लेबर पेन प्रोलैक्टिन का इंपॉर्टेंस है, लेकिन इनिशिएट करे इस प्रोसेस को ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता है, एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करता है, तो इसे आप कंसीडर कर सकते हो। प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज करेगा, लेबर पेन इंक्रीज हो रहा है, लोकल हार्मोन है, बॉडी को फाइट करने की कैपेबिलिटी दे रहा है, और ऑक्सीटोसिन तो मेनली लेबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्टोर होता है और हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के वाया फॉर्म होता है। अगेन क्वेश्चन, विच ऑफ दिस नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। बच्चों चारों ऑप्शन ही सही हैं, लेकिन अगर हमें परफेक्ट देखना है कि शुरू करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेजेंट सभी हैं लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दिस कंडीशन द बेस्ट आंसर इज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो चारों ही सही हो है वैसे, लेकिन बेस्ट आंसर अगर हमसे पूछा जाएगा तो यू विल गो विद फर्स्ट। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 189, जो कि हिस्टोन प्रोटीन से लिया गया है। तो अगर आप देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन मतलब चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जैसा कि हमको अच्छी तरीके से पता है कि जो हिस्टोन होती है वो 5 टाइप्स की हमने पढ़ी, H1, H2A, H2B, H3, H4, जिसमें से जो H2A, H2B, H3 और H4 है, इसका होल स्क्वायर मतलब ये मिलाकर के बनाता है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर, और एक हिस्टोन ऑक्टामर को दूसरे हिस्टोन ऑक्टामर से कनेक्ट करने का काम ये लिंकर करता है, ये लिंकर करता है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो दीज हिस्टोन प्रोटीन, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, आर सिंथेसाइज्ड इन अर्ली एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। और हिस्टोन ये बेसिकली बेसिक अमीनो एसिड में रिच होती है, दीज आर लाइसीन और आर्जिनिन। अगर आप लाइसीन और आर्जिनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस इज लाइसीन, और वही अगर आप आर्जिनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे अमाइनो टर्मिनल, कार्बोक्सी टर्मिनल,
दिस इज अमाइनो टर्मिनल, कार्बोक्सी टर्मिनल। और एल्काइल ग्रुप अगर देखें तो एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, यहां पर CH2, यहां पर नाइट्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड NH2। ये स्ट्रक्चर है आर्जिनिन का। और इस बेसिक साइड चेन के कारण हिस्टोन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव एल्कलाइन इन नेचर है ये दोनों, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसी की वजह से ये डीएनए को चारों तरफ से रैप कर लेती, क्योंकि डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और यहां पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ राउंडेड रहता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो लिखा कि हिस्टोन के बारे में कौन सी बात गलत है। हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, बिल्कुल सही बात, अभी आपको दिखाया। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, सही हो गया। pH ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। जब बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो एसिडिक कैसे हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। उसके बाद हिस्टोन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन, अभी आपको दोनों स्ट्रक्चर दिखाए तो ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हमको चुनना था, ये देखिए। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मसल से है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में स्टार्ट करने से पहले फिर से जो बेसिक बातें हैं, देयर आर 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। जब हम स्ट्राइएटेड मसल का मसल कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं तो एक्टिन और मायोसिन किस तरह से डार्क बैंड और लाइट बैंड फॉर्म कर रहे हैं, और मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय इन बैंड्स में क्या चेंज आता है, इसी से रिलेट करके ये क्वेश्चन है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एच जोन अगर आप बच्चों देखोगे तो ये एच जोन डिसअपीयर होता है। डार्क बैंड जो ए बैंड है उसके बीच में एच जोन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये डिसअपीयर होगा। ए बैंड वाइडन्स, कभी भी ए बैंड में कोई चेंज नहीं होता है। आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, ये बात सही है। जो आई बैंड है उसकी विड्थ में चेंज होगा, वो रिड्यूस होगा। दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को सार्कोमियर कहते हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है। जेड लाइन आई बैंड के बीच में प्रेजेंट है। मायोसिन हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहीं से तो एनर्जी से मिल रही है। और जेड लाइन अटैच्ड होता है एक्टिन से और पुल्ड करता है इसे इनवर्ट। एक्टिन से अटैच और इसे अंदर की तरफ पुल करता है, ये बात भी सही है। मतलब केवल बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ए सी डी और ई सही है। तो ए सी डी ई अगर देखते हैं तो सेकंड ऑप्शन में हमें दिख रहा है। मसल कॉन्ट्रैक्शन एक बड़ा टॉपिक है जिसमें आपको स्ट्राइएटेड मसल का स्ट्रक्चर, डार्क बैंड लाइट बैंड के बारे में, डार्क बैंड के सेंटर में लाइट जोन एच जोन, आई बैंड के सेंटर में जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच की दूरी सार्कोमियर, ये सारी चीजें अगर क्लियर हैं, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह से पोटेंशियल जनरेट होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं उसे लेकर के ये क्वेश्चन था। तो ये कंसेप्ट इसके लिए आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। ए बैंड में कोई चेंज नहीं आता, आई बैंड में चेंज आता है, रिड्यूस होता है। सार्कोमियर की डिस्टेंस 20% रिड्यूस होती है और एच जोन डिसअपीयर हो जाता है। और जब तक एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज नहीं होगा तब तक पावर स्ट्रोक जनरेट नहीं होगा। पावर स्ट्रोक के कारण ही तो ये बेंड करता है, जो मायोसिन का हेड है वो सेंटर की तरफ बेंड करता है। तो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन से, डायरेक्ट क्वेश्चन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन से। स्कैपुला, ये ट्रायंगुलर बोन जो पेक्टोरल गैर्डल का पार्ट है जहां पे मैं अभी टैप कर रहा हूं अपने, स्कैपुलर ट्रायंगुलर बोन, दिस इज द पार्ट ऑफ पेक्टोरल गैर्डल। सामने की तरफ क्लाविकल है, पीछे की तरफ ये स्कैपुला है, ट्रायंगुलर बोन। तो मैच करा दो, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है एनसीईआरटी की लाइन। क्रेनियम, जो हमारे स्कल रीजन की बोन है जिसे हम क्रेनियम कह रहे हैं, क्रेनियम, यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट है जो कि इमूवेबल जॉइंट है, सिन आर्थ्रोसिस जिन्हें कहते हैं। हमारे क्रेनियम रीजन की जितनी बोन अगर आप टच करोगे, यस इसमें जॉइंट है लेकिन आपको लगेगा ये सिंगल बोन है।
तो यहाँ पे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड, एथेमोइड, ये जो बोन इस रीजन की हैं, ये सब एक दूसरे से इमूवेबल सिनआर्थरोसस फाइब्रस जॉइंट के वाया जॉइंट्स हैं जिन्हें सूचर कहते हैं, सूचर। नेक्स्ट स्टर्नम। स्टर्नम आपको मालूम है चेस्ट रीजन की फ्लैट बोन है। एंड वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनस जॉइंट। फाइलम कॉर्डेटा, सबफाइलम वर्टिब्रेटा, क्योंकि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री है और वर्टिब्री का नंबर भी हम लोगों को याद है 26। ये वर्टिब्री एक दूसरे से जिस जॉइंट से कनेक्टेड है, दिस इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एम्फीआर्थरोसस, दिस इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों असर्शन रीजन से है। एआर के क्वेश्चंस अभी नीट से नहीं हटे हैं। यस, एआर के क्वेश्चंस की भी हमें प्रैक्टिस करनी है। कई बच्चे कहते थे कि सर अब तो एम्स हट चुका है, अब तो हमें एआर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इस बार का जो बायो का पेपर है, आई कैन नॉट से इट इज इजी, इट इज मॉडरेट पेपर। आपको क्वेश्चंस पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एआर के भी हैं, स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चन है। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन 192 देखोगे तो एआर का क्वेश्चन है, परफेक्ट क्वेश्चन है। A person goes to high altitude, आप अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गए हो, हाई एल्टीट्यूड, एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस। लद्दाख घूमने हम लोग को जाना था लेना, लेकिन कोविड में नहीं जा पाए, बहुत सारे लोग नहीं जा पाए। अगर वहां आप जा रहे हो तो कई बच्चे जाने के बाद जब वहां से घूम के आते हैं तो कहते सर वहां पे एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम हुई थी, कई सारे ट्रबल फेस करने पड़े थे। क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? उन्हें सबसे ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, हार्ट पैल्पिटेशंस, हार्ट उनका तेजी से बीट कर रहा है, ब्रीदिंग में उन्हें ट्रबल आ रहा है। क्या रीजन दिया है एनसीईआरटी ने? सॉरी यहाँ क्वेश्चंस में, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ोगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन सफिशिएंट जब आपकी बॉडी को नहीं मिलेगी तो ब्रीदिंग रेट आपका इंक्रीज करेगा, हार्ट पैल्पिटेशंस होंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है नीट ने। तो आंसर, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी परफेक्ट है। फर्स्ट नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेकंड ऑप्शन वुड बी राइट, सेकंड ऑप्शन वुड बी राइट। तो बॉडी आपकी किस तरह से एक्लिमेटाइज होती है हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर, क्यों ब्रीदिंग रेट आपका डिस्टर्ब हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल क्योंकि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बच्चों आप देखोगे, दिस इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी जीन थेरेपी। एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी को किस तरह से ट्रीट किया गया है। द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, कौन सी प्रॉब्लम आएगी, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। एडीए की डेफिशिएंसी से बच्चों जो डिजीज होती है, दिस इज कॉल्ड एज स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। स्किड के पेशेंट में बी सेल और टी सेल्स फॉर्म नहीं होती हैं। बी सेल जो कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी, टी सेल जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो बॉडी का थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मेंटेन करती हैं। जब बॉडी की इम्यूनिटी नहीं बनेगी तो क्या कर पाओगे आप? तो एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज रिस्पॉन्सिबल होता है बी सेल और टी सेल के फॉर्मेशन के लिए। कहां पर? यस, आंसर इज राइट। बोन मैरो में ये दोनों बनती हैं, लेकिन तभी बनेगी जब ये एंजाइम होगा, और ये एंजाइम नहीं तो ये सेल्स नहीं, और ये सेल्स नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम आपसे हाथ जोड़ लेगा। तो इम्यूनिटी बनाने के लिए एडीए नेसेसरी है। नेक्स्ट है एनिमल ब्रीडिंग से 194, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को फिर से हाईलाइट करते हैं, not a step in multiple ovulation embryo transfer technology। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का स्टेप कौन सा नहीं है? एनिमल हस्बेंड्री में मोड की टेक्निक फॉलो करी जाती है, जिसमें एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे फॉलिकल्स मैच्योर होकर के नंबर ऑफ ओवा फॉर्म करे, उन ओवा को सेपरेट करके फिर सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एफएसएच के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। Fertilized eggs are transferred to surrogate mother at 8 to 32 सेल स्टेज, बिल्कुल सही है। एफएसएच के आपने इंजेक्शंस दिए, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, उनसे ओवा फॉर्म हुआ, जो ओवा है उसे फर्टिलाइज किया जाता है, और फर्टिलाइज होने के बाद फर्टिलाइज्ड ओवा को
8 to 32 सेल स्टेज में ट्रांसफर करते हैं किसमें, सरोगेट मदर, मतलब जो कैरी कर रही है फर्टिलाइज्ड ओवा को। सेकंड, काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग LH लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओव्यूलेशन, नेवर। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन ओवा, और मोर देन वन ओवा तो हमेशा फॉर्म होगा FSH से। LH तो ओवा के रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवा के फॉर्मेशन के लिए, सुपर ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, FSH। तो यही बात गलत हो गई और हमसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो सेकंड वाला परफेक्ट है। बाकी काउ ईट्स अबाउट 6 to 8 एट ए टाइम, ये भी सही है। फर्टिलाइज किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, ये भी सही है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसमें डायरेक्टली सीमेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा काउ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम HHD ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आप इसे देखोगे, मैच कराना। फाइलेरिया, फाइलेरियोसिस जो डिजीज है जिसे एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, इट इज कॉज्ड बाय वाउचेरिया बैंक्रफ्टाई, वाउचेरिया एलाई। दो एनसीईआरटी लेटर में दे रखे हैं। डाइजेनेटिक है, प्राइमरी होस्ट मैन, सेकेंडरी होस्ट फीमेल क्यूलेक्स। अमीबिएसिस एंड अमीबा एस्ट्रोलेटिका, मोनोजेनेटिक है एंड अमीबा एस्ट्रोलेटिका। निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी और रिंगवर्म फंगल डिजीज है ट्राइकोफाइटा, रिंगवर्म फंगल डिजीज ट्राइकोफाइटा। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 196 जो कि बायोमोलिक्यूल से है, आप देखिए, और लिपिड्स के बारे में पूछा गया है। हमसे बोल रहे हैं फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड। सबसे पहला बोला है कि लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। यार सिंगल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन कैसे हो सकता है, डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेशन होगा, तो ये गलत। नेक्स्ट, सेकंड बोला लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। यस, हमको अच्छी तरीके से पता है कि एनसीईआरटी बुक में लेसिथिन का स्ट्रक्चर दे रखा है। ग्लिसरॉल में दो फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। ग्लिसरॉल में अगर आप ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर याद करोगे तो CH2OH, CHOH, CH2OH और इसके साथ दो जगह फैटी एसिड जुड़ा हुआ है। यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है और इसके बगल में एक साइड चेन लगी हुई है नाइट्रोजन, और ये 3 CH3 है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। तो लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, यस। इज इट ट्रू? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज अ ग्लिसरॉल, ये देखिए मैंने आपके सामने बनाया ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, तो ये भी सही है। उसके बाद बोला पामेटिक एसिड है 20 कार्बन कहां होते हैं, पामेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 16। सो दैट आंसर आपका क्या हो जाएगा, B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 197, दिस इज फ्रॉम अर्थवर्म Pheredima-posthuma. However, Pheredima-posthuma is not in the syllabus of NEET, but they are asking that question. अर्थवर्म डायरेक्ट आप देख सकते हो, प्रोस्टोमियम के बारे में पूछ रहे हैं बच्चों। अर्थवर्म में 100 से 120 सेगमेंट्स होते हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। उस फर्स्ट सेगमेंट से जो एंटीरियर हुड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट, इस फर्स्ट सेगमेंट से जो एंटीरियर हुड लाइक पार्ट निकला होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टोमियम, दिस इज प्रोस्टोमियम, एंड दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। और इस पेरिस्टोमियम दैट इज द फर्स्ट सेगमेंट, उससे जो एंटीरियर हुड लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रोस्टोमियम है। तो प्रोस्टोमियम से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा है। इट सर्व एज कवरिंग फॉर माउथ, it helps to open crack in soil into which it can crawl, it is one of the sensory structure, it is the first segment। A, B और C सही है, लेकिन फर्स्ट सेगमेंट तो पेरिस्टोमियम है ना। फर्स्ट सेगमेंट कौन सा है, पेरिस्टोमियम। तो लास्ट वाला क्या है, गलत। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन 2 A, B and C आर करेक्ट। यस, D वाला गलत है क्योंकि मैं बता चुका हूँ फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम है। पेरिस्टोमियम पे जो स्ट्रक्चर हैंगिंग है वो प्रोस्टोमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 198, which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? Later phase of pregnancy में रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है और ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम से भी सिक्रीट होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रहे हैं। यूटेरस दे रहे हैं,
ग्राफियन फॉलिकल दे रहा है, फीटस दे रहा है, लेकिन ऑप्शन में प्लेसेंटा नहीं है बल्कि ओवरी में प्रेजेंट क्या कॉर्पस ल्यूटियम, तो यही बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199 जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देख रहे हैं आप इस बार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, और अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है द कोडॉन AUG, यस आपको याद है कि स्टार्टिंग कोडॉन AUG विच कोड्स फॉर मेथियोनीन, और अगर AUG नहीं होगा तो उसकी जगह GUG भी कोड कर सकता है। नॉर्मली GUG कोड्स फॉर क्या वेलाइन, बट हमको अच्छी तरीके से पता है कि यहां पर लिखा है कोडॉन AUG इट कोड्स फॉर मेथियोनी फिनाइल एलेनिन, नो ये गलत हो गया है स्टेटमेंट। आपको याद होगा कि अगर हम कोडॉन का पूरा चार्ट देखें तो फिनाइल एलेनिन ये UUU या UUC इनके द्वारा कोड होता है फिनाइल एलेनिन, समझ में आई बात। तो AUG ओनली कोड्स फॉर मेथियोनीन, अपन को पता है हमारी बुक में दिया है कि जो AUG है वो ड्यूअल पर्पसेस सॉल्व करता है। पहली बात वो प्रोसेस को, वो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट AAA AAG बोथ कोडॉन्स कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन, यस बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो दोनों कोडॉन्स एस्पार्जीन को कोड करते हैं, और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो दोनों कोडॉन्स एस्पार्टिक एसिड को कोड करते हैं। तो ये सही है और ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा कि स्टेटमेंट 1 वो गलत है, ये लीजिए, और स्टेटमेंट 2 वो सही है। So last question of NEET 2021, define the types of cell junction that helps to stop the leakage of the substances। NCERT ने 3 टाइप्स के जंक्शन से डिस्कस किए हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के जंक्शंस हैं? एडियरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शंस मॉलिक्यूल के मूवमेंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, एडियरिंग जंक्शन लिमिटेड अलाउ करते हैं, और गैप जंक्शंस फ्रीली अलाउ करते हैं। helps to stop the leakage of the substances, मतलब tight junction a tissue, and facilitation of communication with neighboring cell via rapid transfer of ion and molecule, मतलब ये gap junction। तो पहला जंक्शन टाइट जंक्शन और दूसरा कौन सा गैप, दैट मींस थर्ड आंसर वुड बी राइट। अगर आप लोगों ने पूरा पेपर प्रॉपर हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में बनाया, अगर इन्हें देखा होगा तो रिलेटिवली आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एनसीईआरटी किस तरह से रीड करनी है। 2022 के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। आप लोग इस वीडियो को देखिए प्रॉपर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए किस तरह से हमें एनसीईआरटी रीड करनी है, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, हर चीज़ में आपको हेल्प मिलेगी।